रशिया के एक ऑर्फनेज में एक लड़की थी जिसके घुटने के नीचे के दोनों पैर नहीं थे। उसके माँ बाप ने उसे पैदा होते ही जब देखा कि ये फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। और फिर यही लड़की बड़े होकर 3 पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है और टोटल 13 गोल्ड मेडल जीतती है। कैन यू बिलीव इट, 13 गोल्ड मेडल्स। और फिर भी उसे लगता है उसे इससे भी ज़्यादा कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो भाई लोग, मैंने रिसेंटली ये बुक पढ़ के ख़त्म की है जिसका नाम है द गोल्डन रूल्स। और बड़ा बुक इट इज़ भाई। इसने ऐसा एड्रेनलिन भर दिया दिमाग में कि बस दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कि हर चैप्टर या हर स्टोरी के बाद खुद की लाइफ में ऐसा कुछ चेंज करने का मोटिवेशन फील आता है। इतनी सही सही स्टोरीज है इस बुक में कि आप पढ़ते ही बोलोगे कि माँ की आंख लग जाओ काम पे, कुछ ना कुछ लाइफ में उखाड़ दो। कब तक ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे, बस मोबाइल में रीलें खींचते रहोगे। और बस ये बुक ही है जिसने मुझे भी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। और ये है मेरे इस यूट्यूब चैनल की पहली यूट्यूब वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगी। आई होप आप सबने कभी ना कभी माइकल फेल्प्स के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो एक बार वीडियो रोक के आप गूगल पे सर्च कीजिए माइकल फेल्प्स। बट उसके अलावा इस बुक में और इतने अनगिनत कैरेक्टर्स हैं और उन सब की स्टोरीज जब मैंने पढ़ी तो ये पता चला कि उन सब ने उतना ही बड़ा मुकाम हासिल किया है जितना माइकल ने। बट फर्क बस इतना है कि उनका नाम माइकल जितना फेमस नहीं हुआ। क्योंकि माइकल ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स सेट कर दिए जो कि अनबिलीवेबल थे। और सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका ही कोच, माइकल का कोच, व्हाट अ मैन। तो उसने इन सब की लाइफ चेंज कर दी एक तरह से देखा जाए तो स्टोरी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। जब माइकल फेल्प्स का नाम आता है तो जब माइकल फेल्प्स का नाम आता है आप सब क्या सोचते हो? एक आदमी जिसने ओलंपिक्स में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, 23 गोल्ड मेडल्स जीते, इन टोटल 28 मेडल्स जीते और एक इंडिविजुअल एथलीट द्वारा इतने ज़्यादा मेडल जीतने का जिसने रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम कभी हेडलाइंस में इतना नहीं आया, जिसके लिए कोई पोस्टर भी नहीं लगा। उसका नाम था बॉब बॉमैन। कोलंबिया साउथ कैरोलिना में 1965 में पैदा हुआ। और ये आपको सुनने में वियर्ड लगेगा लेकिन उसका पहला सपना स्विमिंग कोचिंग नहीं था। उसका सपना था ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर बनना। हाँ भाई, सीरियसली म्यूज़िक इतना पसंद था इसको। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में डिग्री की और म्यूज़िक कंपोजिशन में माइनर किया। स्विमिंग में खुद भी खेला फ्लोरिडा स्टेट के लिए, लेकिन वर्ल्ड क्लास नहीं था, एवरेज स्विमर था। कैप्टन बना टीम का बट मेडल्स नहीं जीते। तो बेसिकली एक बंदा है जिसके पास ना ही फेमस बैकग्राउंड, ना ही कोई बड़ा नाम, ना ही कोई वर्ल्ड क्लास स्विमर है। ग्रेजुएट होने के बाद कोचिंग शुरू की और छोटे छोटे क्लब्स में जैसे तलहसी, लास वेगास, सिंसिनाटी, नापा वैली, कैलिफोर्निया, बर्मिंघम, एल्बामा, इन सब जगह उसने कोचिंग करी। कोई नहीं जानता था बॉब बॉमन कौन था। कोई बड़ा आर्टिकल नहीं लिखा इसके बारे में कभी किसी ने। लेकिन जब ये बर्मिंघम में था वहाँ कुछ चेंज हुआ। उसने एक क्लब लिया जो अपने रीजन में टॉप 20 में भी नहीं था और ये क्लब उस एरिया में 10 साल से भी पुराना था। और बॉब बॉमैन इस क्लब को, जो टॉप 20 में भी कभी नहीं था, उसको टॉप 5 में ले आया कुछ ही सालों में। और फिर बॉब को 1996 में नॉर्थ बेल्टिमोर एक्वेटिक क्लब में, और वहाँ एक 11 साल का बच्चा था, हाइपर एक्टिव, ADHD एक बीमारी है, पतले पाँव, लंबे हाथ, बड़ी नाक। लोग कहते थे स्विमिंग इसको इसलिए कराते हैं क्योंकि इसे एनर्जी बर्न करने की जगह चाहिए। उसका नाम था माइकल फेल्प्स। बॉब ने माइकल में कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा। उसने माइकल और उसकी माँ डेबी को बैठाया और सीधा बोला, मुझे लगता है आपका बेटा स्विमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर बन। 11 साल के बच्चे के बारे में सोचो जरा। अगर आपका कोई 11 साल का बेटा है, आपको कोई स्ट्रेंजर एकदम आके बोल दे कि आपका बच्चा सबसे बड़ा स्विमर होगा दुनिया में, तो क्या आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा उस चीज़ को लेकर? लेकिन बॉब ने ये रैंडमली नहीं कहा। उसने इसलिए कहा क्योंकि उसके पास एक सिस्टम था, एक मेथड था, एक फिलॉसफी जो उसने सालों से बिल्ड की। डलहौसी से बर्मिंघम तक एक एक क्लब में कुछ सीखते हो। और जब माइकल ये 28 ओलंपिक मेडल्स जीता तो दुनिया को पता चला बॉब बिल्कुल सही था। बॉबमैन ने द गोल्डन रूल्स नामक बुक में अपना वो पूरा सिस्टम लिख दिया है। उसने वो पूरी फिलॉसफी लिख के बयां कर दी जो उसने अपने स्विमिंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। और वो हर एक किसी की लाइफ पे वैसे ही इम्पैक्ट कर सकती है जैसा उसने उन स्विमर्स की लाइफ चेंज की।
बॉब इसको बोलते हैं द मेथड, 10 रूल्स, 10 स्टेप्स वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस के लिए किसी भी फील्ड। तो क्या है ये 10? चलो आओ जरा देखते हैं 10 रूल्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। रूल 1, विजन क्वेस्ट। गोल्स मत सेट करो, विजन सेट करो इतना बड़ा कि लोग सुने तो सोचे पागल है। अगर तेरा सपना तुझे डरा नहीं रहा तो सपना छोटा है। रूल 2, डेयर टू फेल। टॉप पे जो लोग हैं वो फेलियर से बचने वाले नहीं हैं, वो लोग हैं जिन्हें फेलियर सबसे ज्यादा मिला और वो फिर भी उठे और एक मुकाम हासिल किया। रूल 3, अपने खुद के ऑब्स्टेकल्स ढूंढ, अपना खुद को चैलेंजेस लो, अपना खुद का स्ट्रेस चेक करो। प्रैक्टिस में खुद को इतना दो कि जब फाइनल डे आए वो इजी लगे। रूल 4, बी प्रैक्टिस बी परफॉर्मेंस। अगर प्रैक्टिस में तो बी लेवल एफर्ट दे रहा है, रेस डे पर ए नहीं आए, सिंपल प्रूडल सच। रूल 5, विजुअलाइज। अपनी रेस को, अपने फाइनल डे को इतनी बार इमेजिन कर, इतनी डिटेल में, कि जब एक्चुअल रेस हो या एक्चुअल डे आए तो तेरी बॉडी पहले से ही वहां हो चुकी हो। समझ रहे हो? तुमने अपने माइंड में वो फाइनल रेस ऑलरेडी जीत ली है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। रूल 6, अपनी रेस स्विम कर, आजू बाजू मत देख, अगल बगल में क्या हो रहा है वो मत देख, तू क्या कर रहा है वो मैटर नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं, तेरे बगल में कौन तैर रहा है, वो कितनी तेज से आगे कितनी पीछे है, वो नहीं। रूल 7, सही लोग। एक्सीलेंस कंटेजियस होती है, मीडियोक्रिटी भी कंटेजियस होती है। अपना एनवायरनमेंट चूज, जैसे उसी पर आपकी जिंदगी टिकी हुई, क्योंकि आपके जितने भी सपने हैं उसी पे डिपेंड करते हैं। रूल 8, ऑल इन। आधा एफर्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आधा एफर्ट एक स्लो सरेंडर। अगर देना है तो 100% एफर्ट दो, नहीं तो शुरू ही मत। रूल 9, ग्राइंड को एम्ब्रेस कर। फेल्प्स ने अपने 5 सालों में एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं की। ईद, दिवाली, क्रिसमस, बर्थडे, नथिंग, एक भी दिन। ये ऑब्सेशन नहीं था उसने ये प्राइस चुकाई वो 28 मेडल तक पहुंचने के लिए। रूल 10, गिव बैक। जो सिर्फ खुद के लिए दौड़ता है वो एक दिन रुक जाता है, जो दूसरों के लिए उठ के चलता है कभी नहीं रुकता। अब ये सब रूल्स आपने सुन लिए, सीधे सेंटेंस में सीधे मीनिंग, सुनने में बहुत अच्छे लगे, लेकिन इनकी असली पावर इनके पीछे छुपी हुई स्टोरीज। तो चलो एक एक करके इन सब स्टोरीज को खोलते हैं। पहली कहानी है जेसिका लॉन्ग की। 1992 में साइबेरिया, रशिया में पैदा हुई, एक जेनेटिक कंडीशन के साथ जिसमें उसके लोअर लेग्स की हड्डियां नहीं थी। वो सिर्फ 13 महीने की थी जब उसे ऑर्फनेज छोड़ दिया गया उसके माँ बाप के द्वारा। 18 महीने की थी, दोनों पैर घुटने के नीचे से एम्पुटेट कर दिए गए। फिर बाल्टीमोर, अमेरिका की एक फैमिली, लॉन्ग फैमिली, उसे अडॉप्ट कर लेती है। और अब तुम सोचोगे कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी इजी हो गई होगी आफ्टर फैमिली अडॉप्टेड हर। भाई, सिर्फ एक लविंग फैमिली मिल जाने से ज़िंदगी तुम्हारी इतनी इजी नहीं हो जाती, स्पेशली इस कंडीशन में जो जेसिका की थी। जेसिका अपने इन्हीं प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ बड़ी होती है। वो दुनिया में फिट होने की कोशिश करती है जो उसके लिए बनी ही नहीं थी। फिर 10 साल की उम्र में वो पूल में जाती है और यहाँ उसे पहली बार कुछ फील होता है। पानी में वो बिल्कुल ही फ्री थी, पानी में कोई प्रोस्थेटिक नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वो और स्पीड। और वो स्विमिंग सीखना शुरू करती है। केवल 12 साल की उम्र में ही जेसिका लॉन्ग ने एथेंस 2004 पैरालंपिक्स में डेब्यू किया। प्रोफेशनली स्विमिंग करते हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे और 2 साल में भाई वो 3 गोल्ड मेडल लेके आती है। माइकल फेल्प्स ने भी कहा, कि जिसने खुद ओलंपिक 15 साल की उम्र में क्वालिफाई किया, उसने कहा कि 12 साल में जो जेसिका ने किया वो सपने में भी मुश्किल है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे जो आप जेसिका के बारे में सुनोगे वो आपको शॉक कर देगा। जेसिका लगातार बीजिंग, लंदन, 3 पैरालंपिक्स में टोटल 13 गोल्ड लेके आई। मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, नेशनल चैंपियनशिप उसे मिलते हैं और उसे मिलता है AAU जेम्स सलीवन अवार्ड, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एमेच्योर एथलीट अवार्ड है, सिर्फ पैरालंपिक्स में नहीं।
किसी भी स्पोर्ट्स में। और इतना तुम सुन के सोचोगे कि इतना अचीव करने के बाद कोई भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होगा, लेकिन जेसिका लॉन्ग ने ऐसा नहीं सोचा। बॉब की बुक पढ़ते हुए एक स्टोरी है जो जेन्युइनली मुझे एक सेकंड के लिए चुप कर गई। जेसिका और बॉब दोनों एक पैनल पे थे बॉस्टन कॉलेज में। सेशन के बाद थोड़ा लेट होने की वजह से बॉब जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। जेसिका ने बॉब से एयरपोर्ट तक के लिए लिफ्ट ली उसी कार में। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए थोड़ी देर बात करते हुए बॉब देखते हैं कि जेसिका के माइंड में कुछ चल रहा है, वो कुछ बात करना चाहती थी। फाइनली एयरपोर्ट से कुछ मिनट्स पहले वो बोल देती है, मिस्टर बॉबमैन, मेरा एक सपना है, मैं यूएस ओलंपिक ट्रायल्स में स्विम करना चाहती हूँ, पैरालंपिक्स ट्रायल्स में नहीं। सबके लिए जो ट्रायल्स होते हैं वो वाले, मेन ओलंपिक्स, नॉट द पैरालंपिक्स। कोई भी पैरा स्विमर ने कभी वो ट्रायल्स नहीं किया था। बॉब एक सेकंड के लिए स्टन रह गया, जैसे उसे कोई शॉक लगा हो। वो थोड़ी देर चुप रहता है। यहाँ एक इंसान है जिसके पास पहले से इतने मेडल्स हैं कि एक आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाए इतने मेडल्स ना जीत पाए, जिसने ऑलरेडी वो कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके पास रिटायर करने के 100 रीजंस है, और वो कार में बैठ के बोल रही है, मैं और ऊपर जाना चाहती हूँ, वो जगह जहाँ पहले कोई नहीं गया। और ये सिर्फ एम्बिशन नहीं था, ये बॉमन का रूल नंबर 1 था, अपना विजन इतना बड़ा बनाओ कि लोग देख के कहें कि ये पागलपन है, इट्स नॉट रियल, राइट। और फिर बॉब डिसाइड करते हैं जेसिका का वो सपना पूरा करने का, और बॉब और उनकी पूरी ट्रेनिंग टीम एरिज़ोना शिफ्ट हो जाती है जस्ट टू सपोर्ट जेसिका, उसका ये विजन पूरा करने के लिए। और सब एथलीट्स भी, माइकल फेल्प्स, एलिसन स्मिथ, सब। और फिर इन सब के अलावा जेसिका को एक दिन अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता चलता है। वो रशिया में रहते थे, और जेसिका डिसाइड करती है उनसे मिलने के लिए। पहली बार अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो उसे जस्ट 15 महीने की उम्र में एक ऑर्फनेज में छोड़कर चले गए थे। सोचो ज़रा कि नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। ये सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये आइडेंटिटी शेटरिंग था। ज़्यादातर लोग इस इमोशनल मोमेंट में टूट जाते हैं, लेकिन जेसिका नहीं। वो जब वापस आई अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलके, वो मेंटली और स्ट्रॉन्ग थी। जेसिका वो इंसान है जिस पर बॉब का वो रूल फिट बैठता है, तेरी मुश्किलें तेरी कहानी नहीं है, वो तेरा फ्यूल है। अगली स्टोरी है एलिसन स्मिथ की, और ये कहानी थोड़ी अलग है, और मेरे हिसाब से ये स्टोरी सुनना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एलिसन ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 200 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड जीता, और उसी ओलंपिक में उसने सिल्वर भी जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। ओलंपिक से जब वो घर वापस आई, उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। और भाई, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, आजकल के टाइम में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बट लोग बहुत ही कम अवेयर हैं इसके बारे में। बॉब खुद कहते हैं, एलिसन वो आखिरी इंसान थी जिसके बारे में तुम सोच सकते हो कि उसको डिप्रेशन होगा। एलिसन बहुत ही बबली थी, हैप्पी नेचर की थी, ऑलवेज एनर्जेटिक, स्माइलिंग अराउंड, और सबकी फेवरेट। लेकिन 2014 आते आते वो पैन पैसिफिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम में भी जगह नहीं बना पाई। परफॉर्मेंस गिरने लगी, उसकी प्रैक्टिस तो चल रही थी, लेकिन वो मेंटली वहाँ पे थी नहीं। और फिर जनवरी 2015 ऑस्टिन टेक्सास में एक मीटिंग के दौरान एक छोटी सी चीज होती है जिसमें उसका कंपटीशन जो सूट था वो थोड़ा सा फट जाता है। नॉर्मल दिन होता तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रोज वो इतनी एज पे थी कि ये छोटी सी चीज भी उसे ट्रिगर कर गई। वो पूल डेक पे बॉब पर चिल्लाई, और फिर रेस में आधी रेस के बीच में ही वो फ्लिप करके रुक गई, और फिर वो पानी से बाहर आ गई। बॉब ने इसके बारे में लिखा है कि उस वक्त एलिसन बॉब से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन माइकल, जिसने खुद डिप्रेशन देखा है, खुद रॉक बॉटम देखा हुआ है, खुद दुनिया की नज़र में सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली फील किया है, वो एलिसन के पास गया और बोला, एलिसन, अपनी लंदन वाली रेस का वीडियो निकाल, देख उन्हें कि तुम ही वो इंसान हो जिसने ये सब अचीव किया है। विजुअलाइज करो कि तुझे वापस वहीं जाना है। जितना ये सिंपल सुनने में लग रहा है, उतना ही ये पावरफुल है, क्योंकि ये वो आदमी बोल रहा था जो वहाँ से गुजरा था। बॉब भी पूरे सफर में उसके साथ खड़ा रहा। बॉब ने एलिसन को कभी भी जज नहीं किया, उसने बस वो इंसान देखा जो हेल्प मांग रहा था, बट बिना कुछ बोले। और फिर वो दिन आया, रियो 2016। एलिसन स्मिथ ने उस ओलंपिक में रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उस जीत के बाद से एलिसन ने उस जीत से भी ज्यादा एक चीज को इम्पोर्टेंस दी, जो थी मेंटल हेल्थ। और वो पब्लिकली अपने इस डिप्रेशन के बारे में बोलने लगी और लोगों को अवेयर करने लगी, कोचेस और एथलीट्स को एजुकेट करने लगी कि अंदर से ये जो चैलेंज है, अंदर से जो ये
आपकी लड़ाई है ये दिखाई नहीं देती, लेकिन वो रियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करना। और बॉब ने ये स्टोरी बुक में इसलिए डाली है कि वो एक रूल एक्सप्लेन करें जो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं। एक्सीलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो लड़ाई हम सबके अंदर भी चल रही होती है। असल में वो असली लड़ाई है जो तुम्हें पहले जीतनी है। और कभी कभी दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी के लिए ये भी हो सकती है कि वो अपना खुद हाथ उठाए और सामने आके बोले कि मुझे हेल्प चाहिए। अब ये नेक्स्ट स्टोरी है माइकल फेल्प्स की, जिसने टोटल 28 ओलंपिक मेडल्स जीते अपने पूरे करियर में, जिसमें से 23 सिर्फ गोल्ड मेडल्स थे, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओलंपियन बना। लेकिन बॉब ने इस बुक में माइकल को हीरो की तरह नहीं लिखा। उसने माइकल को लिखा है एक नॉर्मल इंसान की तरह, जो बार बार चूज करता रहा वो करना जो ज्यादातर लोग कभी कंसीडर भी नहीं करते। 5 साल, एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं। क्रिसमस, बर्थडेज, ईद, दिवाली, सब हॉलीडेज, सब दिन जब टीममेट्स रेस्ट कर लेते थे, माइकल पूल में था। लेकिन भाई माइकल की लाइफ में भी कभी सब इतना स्मूथ नहीं था, कभी भी सब एकदम परफेक्ट नहीं होता। वैसे ही माइकल की भी लाइफ में एक डार्क फेस आया था। बीजिंग 2008 के बाद जब माइकल ने 8 गोल्ड मेडल्स जीते एक ही ओलंपिक में, जो कि आज भी बिलीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। उसके बाद माइकल कहीं गुम हो गया। उसने बहुत पार्टी की, अपनी उस सक्सेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो प्रैक्टिस में भी आता था लेकिन वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होता था, और कभी कभी बॉब से लड़ भी जाता था। और वो 2 बार DUI अरेस्ट भी हुआ, और यहाँ तक कि वो रिहैब तक भी गया। बॉब ने उसे कभी नहीं छोड़ा। 2013 में बीजिंग के काफ़ी सालों बाद बॉब ने माइकल के साथ बैठकर सीधा पूछा, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? मीडिया क्या चाहता है वो नहीं, स्पॉन्सर क्या चाहते हैं वो नहीं, तुम पर्सनली क्या चाहते हो? और माइकल ने बोला वो रियो 2016 जाना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, लोगों को नहीं, खुद को, कि वो अभी भी बेस्ट है, कि जो उन्होंने साथ मिलके बनाया था वो सीरियस था। बॉब का रेस्पॉन्स जो मुझे पर्सनली बुक में सबसे ज़्यादा हिट किया वो ये था, माइकल मेडल्स जीतना वापस नहीं आ रहा था, वो कुछ अचीव करने वापस आ रहा था। और जैसे बॉब और माइकल ने ये पहले भी अचीव किया हुआ है साथ मिलकर, एक स्ट्रोक, एक किक और एक रेस एट अ टाइम। तो ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर की कोट नहीं है, ये एक कोचिंग फिलॉसफी है, ये एक ब्लूप्रिंट है जिंदगी के लिए। और इतना सब ट्रेनिंग करने के बाद जब एक्चुअल में रियो 2016 ओलंपिक आया, उस साल फेल्प्स ने 5 और गोल्ड मेडल्स जीते और टोटल गोल्ड 28 मेडल्स अपने झोली में डालकर रिटायर हुआ, अपनी शर्तों पर, अपने टाइम पर, और अपनी रेस खत्म करके। और बॉब का रूल यहाँ ये कहता है, विजन तेरा होना चाहिए और सेक्रीफाइस वॉलंटियरी होना चाहिए। और ये लास्ट स्टोरी है द बेस्ट ऑफ ऑल, बॉब बोमैन की, द कोच। बॉब खुद कोई वर्ल्ड क्लास स्विमर नहीं था, ना ही उसके पास कोई फेमस कोचिंग लाइनेज था। वो कई सालों तक छोटे छोटे क्लब्स में एज अ कोच ग्राइंड करता रहा। टेलेसी, लास वेगस, सिंसिनाटी, नापा, बर्मिंघम, ऐसे कई सिटीज़ में जिन्हें लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन हर जगह वो कुछ बिल्ड कर रहा था, फिलॉसफी डेवलप कर रहा था, क्या काम करता है क्या नहीं टेस्ट कर रहा था। कई बार फेल हो रहा था बट एडजस्ट कर रहा था। उसकी फिलॉसफी की डिग्री ने उसे एक चीज़ दी जो ज़्यादातर कोचेस के पास नहीं थी, वो दिमाग को एक परफॉर्मेंस टूल की तरह समझता था। उसके लिए विजुअलाइजेशन सिर्फ फील गुड टेक्निक नहीं थी, ये एक्चुअल ट्रेनिंग थी। अगर तुम इतनी बार अपनी रेस इमेजिन कर लो इतनी डिटेल्स में कि तुम्हारा ब्रेन उसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस मान ले, तो रेस डे पर वो बॉडी पहले से ही वहाँ हो चुकी होती है। सोचो ज़रा कि एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर क्या करता है, वो खुद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, वो सबके इंस्ट्रूमेंट को सुनता है और उन्हें एक साथ शेप करता है। यही बॉब ने एथलीट्स के साथ भी किया। वो उन सब स्विमर्स में वो बारीकियां देख लेता था जो बाकी कोई नहीं देख पाता था, और वो उस रॉ ह्यूमन टैलेंट को शेप करता था कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बॉब ऑनेस्टली द गोल्डन रूल्स में एडमिट करता है वो ये है कि उसने मिस्टेक की, बहुत बड़ी मिस्टेक्स। कभी कभी वो अपने एथलीट्स के साथ इतना हार्श होता था कि कई टैलेंटेड स्विमर्स उसे छोड़ के चले गए। ऐसे मोमेंट्स भी आए जब वो खुद की कोचिंग पर भी डाउट करने लगा था। लेकिन बस यही एक फ़र्क है लेजेंड और बाकी सब में, उसने एसेस किया, एडजस्ट किया और फिर बिल्ड करता रहा। जो बॉब बोमैन 2000 में सिडनी में था वो 2016 में रियो में सेम नहीं था, वो उससे 100 गुना बेटर था, अपने पुराने सभी एक्सपीरियंस का बेहतर वर्जन। इसी तरह वो सीखता रहा और अपने एथलीट्स को सिखाता रहा और ग्रो करता रहा। वर्ल्ड क्लास कोचेस, वर्ल्ड क्लास लोग कभी शुरू से फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं और यही उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाता है। इसी के साथ हम रैप करते हैं अपने इस चैप्टर को, द गोल्डन रूल्स। ये कोई स्विमिंग की बुक नहीं है, ये बुक है उन लोगों के बारे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चूज करते हैं बार बार जब सब कुछ उन्हें ऑर्डिनरी की तरफ पुल कर रहा होता है। ये कहानियाँ मेरे बारे में भी है, आपके बारे में भी है।
वो गोल जो तुमने कल पे डाल दिया है, वो सपना जिसे तुम अनरियलिस्टिक बोल के साइड पे रख देते हो, वो दिन जब प्रैक्टिस स्किप करते हो अपनी फील्ड में, अपनी फिटनेस में, अपने काम में, क्योंकि लगता है फ़र्क नहीं पड़ेगा, कल कर लेंगे। बट फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। बॉब ये बुक लिख के बेसिकली ये बोल रहे हैं, सब चीज़ का एक मेथड है, सिस्टम है और प्रूफ है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम उसे यूज़ करो या नहीं। भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब पे हिट ज़रूर करके जाना। सीरियसली इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने में। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि बॉब के 10 रूल्स में से कौन सा एक रूल है जो तुम्हें पर्सनली अभी सबसे ज़्यादा चाहिए अपनी ज़िंदगी में और उसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।